प्रभु चावला। और तीखी बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। तीखी बात में स्वागत के लिए धन्यवाद। तीखी बात में आप तीखी बात करेंगे या फिर जैसी आपकी है? आप जैसी करेंगे वैसी हम करेंगे। पर आजकल आपको मीठी बातें ज्यादा करने लग गई हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब आपको अपनी नेचर बदलने में थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। मैं तो वैसे ही हूँ, आपकी नजरें बदल गई। नहीं, आपकी नजर जो लोग कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी सारी यात्राएं उत्तर प्रदेश में हुई, अब किसी ने कहा कि आपकी कोई यात्रा अध्यक्ष जी ने अनाउंस कर दी है 1 दिसंबर से आप जो है कोई बड़ी यात्रा करने वाले। वो अभियान है, यात्रा नहीं है। यात्रा नहीं है? क्या अभियान है? अभियान है उत्तर प्रदेश बचाओ भाजपा लाओ। अच्छा, उत्तर प्रदेश। और उस अभियान में एक विधानसभा में 50 सभाएं होंगी और ये अभियान 15 दिन के अंदर चलेगा, जिसमें करीब 100-200 नेता पार्टिसिपेट करेंगे। कुछ केंद्र के नेता होंगे, कुछ राज्य के नेता होंगे। तो उसका नेतृत्व आप करेंगे? नेतृत्व तो समझ लीजिए संयोजन करूंगी। नहीं, नाम आपका अनाउंस किया अध्यक्ष ने, तो कोई इसका नेतृत्व तो संयोजन शब्द का अनाउंस किया है। संयोजन किया। पहले जो लोग कर रहे थे वो क्या कर रहे थे? पहले यात्रा, वो यात्रा थी। यात्रा थी, ये अभियान है, वो यात्रा, दोनों में फर्क क्या है? फर्क है कि एक व्यक्ति लेके चलते हैं तो वो यात्रा होती है। अभियान इसमें कम से कम 200 लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो और वो अलग अलग जगहों पर जाएंगे, एक ही दिन में जाएंगे। जैसे 1 दिसंबर को नितिन गडकरी जी भी होंगे, शाही जी भी होंगे, मैं भी होंगी। जब आप कह रहे हैं कि हम सब यात्राएं शुरू करेंगे, तो सब आपने कहा नारा आपका है यूपी बचाओ भाजपा लाओ। उत्तर प्रदेश बचाओ। हाँ, यूपी और उत्तर प्रदेश है। यूपी और तो किसी को कहते नहीं है, पर भाजपा को कौन बचाएगा? तो भाजपा तो बची नहीं है। भाजपा तोड़ फोड़ इधर उधर सब जगह चलती रहती है। पहले भाजपा बचाओ तभी यूपी बचेगी ना। मुझे तो अपने काम से मतलब है, बाकी बातों से मुझे मतलब नहीं। आपकी जिम्मेवारी नहीं है भाजपा बचाना। नहीं, मेरा जिम्मेवारी है नहीं, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी जो मेरे सामने काम है वो है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से कुशासन से मुक्ति दिलाना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन सके, उसमें अपना योगदान करना। इसके अलावा मैं जिन बातों में आप मुझे ले जाना चाहते हैं प्रभु, मैं उनमें नहीं जाना। नहीं, मैं तो आपने कहा मेरी कोई भाजपा बचाओ या ना बचाओ इस बारे में मेरे कुछ नहीं कहा, मेरी जिम्मेवारी। पर मैंने नहीं कहा मेरी जिम्मेवारी नहीं, मैंने कहा मेरा उससे सरोकार नहीं है। पर मैं मतलब आपका काम क्या है उत्तर प्रदेश में? सर, जिम्मेवारी मुझे काम मिला हुआ है। मुझे जैसे इसी का संयोजन दिया गया है और मुझे साथ में ये भी काम दिया गया है कि मैं जिला लेवल तक, विधानसभा लेवल तक पहुंच करके संपर्क करूं और भ्रष्टाचार और अपराध, ये 2 मुख्य मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के, इनको फोकस करूं। और वो इसलिए दिया गया है क्योंकि मध्य प्रदेश में मैं पैदा हुई हूं और राजनीति मैंने की, 5 बार सांसद बनी, वहां मुख्यमंत्री रही। लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से अभी तक उत्तर प्रदेश एक प्रकार से मेरे लिए मध्य प्रदेश जैसा ही रहा। तो कार्यकर्ताओं के साथ इतना समन्वय है और इतने आत्मीय संबंध है कि इस वजह से मुझे उत्तर प्रदेश में काम करने में कठिनाई नहीं है। यही बात सोच करके नितिन गडकरी राम जन्मभूमि की मूवमेंट की वजह से ही वहाँ भारती का नाम राष्ट्रीय लेवल पर आया है ना, उत्तर प्रदेश से। ये बात तो ठीक है ना। राम जन्मभूमि आंदोलन में जब मैंने भाग लिया तो मैं दूसरे समय की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। हाँ, तो मेंबर पार्लियामेंट राष्ट्रीय स्तर पर जब नाम आने शुरू हुआ तो उसमें जब आप तभी बनी जब वहाँ पर आपने, इसलिए आपके लिए कोई नई कर्म भूमि नहीं है आजकल, आपकी वो कर्म भूमि है उत्तर प्रदेश। हाँ, मेरे लिए वैसा ही है वो जैसा मध्य प्रदेश है। मैं जब कहूँ पहले आपकी कर्म भूमि मध्य प्रदेश थी, राम जन्मभूमि तो सारा विश्व है। सारा विश्व है, भारत ही नहीं विश्व। मुझे जहाँ कहा जाएगा, अगर लगेगा कि मानवता के हित में कोई काम करना है, मैं अफ्रीका में भी चली जाऊंगी। पर मेरे को लगता है कि आपने जैसे कहा मुख्यमंत्री बनी आप प्रदेश की, राम जन्मभूमि के बाद आपको वहाँ भेजा गया, उसके बाद मंत्री बनी, उसके बाद वहां चली गई। पर सवाल जी, मैं पहली एक मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की जो साधारण कार्यकर्ता के रूप में भी काम कर रही है आजकल। लगता नहीं कि कल ये सब आप मैं कुछ भी रहूं, मैंने अपने आप को साधारण कार्यकर्ता से ज्यादा समझा ही नहीं। उसका कारण है कि राजनीति के साथ जो ग्लैमर जुड़ा होता है, जिसमें सुविधा होती है और प्रसिद्धि होती है, ये मुझे 6 साल की उम्र से मिले हुए हैं। तो सुविधा और प्रसिद्धि का ना मुझे लोभ रहा, क्योंकि मैं जब राजनीति में आई उसके पहले ही मुझे बहुत सुविधाएं और प्रसिद्धि मिल चुकी थी। तो इसलिए मेरा जो अपना दिमाग है वो एक कार्यकर्ता का ही है, उसी भाव से काम करती हूँ। ये कारण तो नहीं है कि आपको साधारण कार्यकर्ता बना दिया गया ऐसे नेताओं ने जिनकी कोई अपनी फॉलोइंग नहीं है, कभी चुनाव नहीं। मुझे उल्टा लगता है कि शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक राज्य में जो नेता रह चुका हो उसको दूसरे राज्य में भी नेता के रूप में लोगों ने स्वीकार कर लिया हो। मुझे उत्तर प्रदेश के लोगों ने स्वीकार कर लिया, कार्यकर्ताओं ने ऐसे स्वीकार कर लिया जैसे मैं उत्तर प्रदेश की हूँ। देखिए, कोई कहे कि घुसपैठी हैं आप उत्तर प्रदेश में, रुकिए, किसी दूसरे राज्य में जाकर के लोकसभा लड़ना ये अलग बात है,
या राज्यसभा में नॉमिनेटेड होकर के आना वो अलग बात है, लेकिन आप जिस प्रकार से मैं मध्य प्रदेश में काम की उसी प्रकार से एक घरेलू मनोभावना के साथ में उत्तर प्रदेश में काम कर रही हूँ। शायद अकेली वो मैं हूँ जो ऐसा कर पा रही हूँ। चुनाव प्रभारी भी तो लोग बनते हैं, दूसरे प्रदेशों के उस प्रदेश में बैठते हैं, जाकर के चुनाव लड़ाते हैं, कई लोग जीतते हैं, कई लोग हारते हैं। आप भी उसी तरीके से देखा जाए कि आपने वहां से प्रसिद्धि प्राप्त की उत्तर प्रदेश से। नहीं, मेरे लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अंतर नहीं है। तो आपका दूसरा घर है एक किस्म से, वो एक ही घर के दो हिस्से, एक ही घर के घर का बंटवारा नहीं हुआ अभी तक। पर मैं फिर उसी बात पे आता हूँ, कार्यकर्ता आपको जो बना दिया गया एकदम जमीन पे ला कर खड़ा कर। नहीं, मुझे कार्यकर्ता नहीं बनाया गया, मैं हमेशा से कार्यकर्ता थी, वो हमेशा मेरे पांव जमीन पर थे। पर बाकी लोग जो छोड़ करके पार्टी गए थे या जिनको निकाल दिया गया था, उनको जब वापस लाया गया तो बहुत बड़ा सम्मान दिया गया। जैसे कल्याण सिंह वापस आए, उनको चुनाव का प्रभारी बनाया, इंचार्ज बनाया, पता नहीं क्या क्या बना दिया। तो वहाँ भारतीय जो इसमें जैसे संघ के माध्यम से या हिंदुत्व के माध्यम से आई, तो वहाँ भारतीय को कुछ पद देने में पार्टी को कहीं ना कहीं तकलीफ होती है नेताओं को क्या? मैं तो मेरे लिए तो इन चीजों का महत्व ही नहीं है। पर आप जो कह रहे हैं पहली फिर एक कार्यकर्ता बात है कहूंगी, मुझे जो अच्छा मुझे रुकिए, मुझे फिर एक बात कहनी पड़ेगी अभी कि मैं बताती हूँ। मैं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से मिलने गई गंगा के विषय पे। तो जब मैं गेट पे पहुंची, मैं गाड़ी से उतर के, जब पैदल चलते हैं ना अंदर जाने के लिए, तो वहां मेरे संरक्षकों ने बताने की कोशिश की कि उमा भारती, तो मुझे राष्ट्रपति भवन के अंगरक्षकों ने कहा कि इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे किसी पद प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। नहीं, आपके तो बस से बता देते ना आप क्या हैं। नहीं, वो है नहीं। शायद जो मैंने भगवान की दया से जो लोगों के हृदय में स्थान बनाया वो महत्वपूर्ण है। हाँ, पर वही बात है ना, फिर महत्वपूर्ण वो तो आप तो ये तो आप बड़प्पन है ना आपका कि आप है। मैं कह रहा हूँ और क्या, बाकी जितने भी लोग वापस लाए गए पार्टी में या जो मुख्यमंत्री रहे, उनको कुछ ना कुछ एक औपचारिक पद दिया गया। मेरे को इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है। तो आपसे डर नहीं लगते लोगों को? डर नहीं लगता कि आप जो आ गई हैं, आप यूपी में घुस गई, वहां पर चुनाव जीत गए, तो उसका श्रेय आपको शायद आप नहीं मांगे लोग दे देंगे आपको, ऐसा लगता है इसलिए कोई पद मत दो इनको, सब बराबर है वहां? तो मुझे तो मैं तो डरावनी हुई नहीं, मैं तो बहुत प्यारी हूँ, मुझसे तो प्रेम हो सकता है। डर नेतृत्व से डरते हैं, शक्ल की बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं डरावनी शक्ल की मैं डरावनी नहीं हूँ। लोग भी बहुत डरावने होते हैं। डरावनी मनोवृत्ति होती है, डराना मनो का भाव होता है, वो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी मनोवृत्ति में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को डराना चाहती हूँ। हृदय से तो रेबल है ना आप, विरोधी रहती है हमेशा, जो भी मन की बात नहीं, ये आप लोगों की मेहरबानी है, मीडिया ने ऐसा बनाया है। क्योंकि जब मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में भागीदारी करी तो वामपंथी विचारधारा के लोग मीडिया पे प्रभावी थे, तो उनको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो उनने ये बना दिया। पर यात्रा जब आप शुरू करेंगे, ये 5वीं 6ठी यात्रा आप लोगों की होगी अलग अलग जगह से, उसके बाद ये यात्रा नहीं है, मैं आपको फिर कह रही, सभाएं होंगी जगह जगह। सवाल ये है कि नाम अलग अलग नेताओं को दे दिया गया ना, इसमें मूवमेंट नहीं होगा इसमें, मतलब हम लोग जाएंगे, सभाएं करेंगे और मेरे देख रेख में ही होगा, बस तो इसलिए ना कि वो इसी ये आप मेरी बात को साबित कर रही हैं कि आपके नाम से यात्रा जोड़ने से आप बराबर हो जाती सबके, कलराज जी के या राजनाथ जी के या आडवाणी जी की यात्रा तो राष्ट्रीय नेतृत्व हुई है, तो आपका यात्रा का नाम दे करके समन्वय या मूवमेंट या कुछ भी कह दिया गया। इसका मतलब ये कि ये काम मेरी पसंद का दिया गया है, मैंने मांगा ये काम। तो आज मैंने नितिन गडकरी जी से बात की, मैंने कहा कि मेरे को चुनाव प्रबंधन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है प्रचार अभियान और एक होता है अन्य व्यवस्थाएं जो चुनाव की पोलिंग बूथ तक जुड़ी होती है। मैंने कहा मुझे व्यवस्थाओं का दूसरा अंग देखना है, और मैंने राजनाथ जी की यात्रा में भी और कलराज जी की यात्रा में भी भागीदारी की, और मुझे कहा गया था कि एक और यात्रा निकालो, मैं आपको बताऊं, एक कलराज जी की, एक राजनाथ जी की, एक आपकी। तो मैंने कहा नहीं, मैं दोनों की यात्राओं में भागीदारी कर लूंगी। आप संगठन का काम ज्यादा कर रही हैं, मतलब नहीं, ऐसा भी नहीं। मैंने कहा मैं दोनों यात्राओं में जाऊंगी, क्योंकि मैं दोनों क्षेत्रों में जाना चाहूंगी। एक क्षेत्र राजनाथ जी के पास में था, एक कलराज जी में, दोनों में जाना चाहती थी। और उसके बाद उन्हीं यात्राओं के दौरान, यात्राएं बहुत अच्छी निकली राजनाथ जी की और कलराज जी की, और आडवाणी जी की यात्रा तो राष्ट्रीय स्तर की यात्रा थी, उसमें 2-3 दिन उनके उत्तर प्रदेश में निकले। और उन यात्राओं से जो मुझे अनुभव आया, तो मैंने कहा अब हमको प्रबंधन के कसाव की ओर जाने की जरूरत है, तो मुझे एक काम दे दीजिए। तो नितिन जी ने मेरे कहने पे एक काम मुझे दिया। नहीं, इसका मतलब यह है कि क्योंकि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर चुनाव लड़वा रही हैं या कार्यकर्ता की तरह काम कर रही हैं, तो इसके पीछे एक और बात उठती है कि क्या भाजपा के मुख्यमंत्री जो हैं वो आजकल डिसाइड करते हैं कि कौन कार्यकर्ता पार्टी का किस प्रदेश में घुस सकता है, किस में नहीं घुस सकता? ये पूछूंगा आपसे ब्रेक के बाद। तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं उमा भारती से। मैं ब्रेक से पहले पूछ रहा था कि आजकल डिसाइड होता है कि कुछ लोग अपने स्टेटमेंट नहीं जा सकते। मैं अगर आपसे सीधी बात करूं या तीखी बात करूं कि आप मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता बनने क्यों नहीं जा सकते?
नहीं, मैं तो जाती हूँ। अगर आपको स्मरण हो तो एक दौर कार्यकर्ता वहाँ कैंपेन नहीं, करने के एक दौर लिए। नरेंद्र मोदी के जीवन में ऐसा आया था जब उनको गुजरात जाने की मनाही थी। मेरे साथ ऐसी मनाही नहीं हुई, मैंने खुद ही ऐसा बना लिया कि मेरी वजह से मध्य प्रदेश की सरकार को चलाने में अगर कोई भी कठिनाई भाजपा को आती है तो मेरी तरफ से वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बार बार 2 साल तक यही प्रचार चलता रहा कि मैं मध्य प्रदेश में को डिस्टर्ब कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने तय किया कि हम जाते हैं, ऐसा नहीं मैं नहीं जाती हूँ। तो आप जो अपनी यात्रा शुरू करने वाली, पर उमा भारती का वहां पर नारा क्या है? लोग कहेंगे ये तो घुसपैठिया है, पैरा ट्रूपर है, इसकी बात क्यों माने? अभी तक ऐसा किसी ने कहा नहीं, तो उल्टा है। उत्तर प्रदेश की जनता हो, चाहे वहाँ के कार्यकर्ता हो, चाहे वहाँ के नेता हो, सबने मुझे बहुत प्रेम से स्वीकार किया। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो कह रही है कि एक्सेप्टेबिलिटी है, तो मैं ये मान करके चलूं उमा भारती वहां पर जनता में पॉलिटिकल लीडर, मुख्यमंत्री भी कैंडिडेट हो सकती हैं, कोई बना सकता है? मैंने क्या आप बनना चाहती हैं? ये अभी इशू नहीं है। इशू ये है कि वहाँ पर हम सरकार बनाएं। जनता हमारी सरकार बनाना चाहती है। अब हमें अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना है। अगर हमने व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की तो ही सरकार ना बने वाली स्थिति आ सकती है। इसलिए मैंने नितिन गडकरी जी को बोला कि आप मुझे थोड़े समय के लिए संचालन का काम दीजिए, संयोजन का। इसलिए मैंने कोऑर्डिनेटर आप चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी वहां पर? मैं अपने बारे में नितिन गडकरी करेंगे। मतलब अभी इसके बारे में आप ओपन माइंडेड है? मतलब मैं नितिन गडकरी पे छोड़ दिया। मतलब आपने ये तो नहीं कहा मैं नहीं लड़ूंगी? अभी तक मेरी उनकी इस विषय पर बात नहीं हुई। मतलब आपने मतलब इस बारे में विषय बात नहीं, परंतु आपको चुनाव लड़ाया गया नितिन गडकरी, मैं फैसला नितिन गडकरी पे छोड़। अगर वो कहेंगे लड़ो तो लड़ेंगी? फिर मैं नितिन पे छोड़ दूंगी, मैं इतना ही बोलूंगी। मैं आपकी बात नहीं बोलूंगी, मैं अपनी बात बोलूंगी। पर सवाल है ना, आपकी पार्टी का ना चाल, ना चेहरा, ना चलन, चुनाव किस बात पे जीतेंगे आप? मैं 2 पार्टियों के बारे में स्वीकार करती हूँ कि वो पार्टियां तगड़ी हैं वहाँ, एक सपा और एक बसपा, और उनके पास में प्रदेश स्तर के नेता भी हैं। लेकिन आज बसपा के प्रति मोह भंग है, ये पूरी दुनिया कह रही है, पूरा यूपी चिल्ला रहा है। सपा को लोग बसपा से भी बुरी पार्टी मानते हैं। कांग्रेस का वहाँ अस्तित्व नहीं है। राहुल गांधी वहाँ कितने भी घूम लें। भाई वहाँ तो आपको नींद आराम कर रखी है उन्होंने, मायावती की भी, आपकी पार्टी के। जितना राहुल का इम्पैक्ट होता है वहाँ पर, जितना उसका प्रभाव होता है, चाहे मीडिया पे हो चाहे लोगों पे हो, उसके मुकाबले में आपके पास कोई है ही नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से मीडिया का फोकस होता है राहुल गांधी की यात्रा के ऊपर, वैसा मेरे ऊपर फोकस करें। मेरी ही यात्राएं राहुल गांधी से बेहतर होती हैं, मेरे ही कार्यक्रम राहुल गांधी से बेहतर होते हैं। लेकिन मीडिया का तो फोकस राहुल गांधी ने, कोई नया चेहरा नहीं, 40 साल के हो गए हैं, अधेड़ अवस्था के हो गए हैं। अब पता नहीं राहुल गांधी असर कर रहा है ना वहाँ पर? नहीं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ही कोई प्रभाव नहीं। उनको तो पोलिंग एजेंट नहीं मिलना। कांग्रेस के लोगों को उनकी इतनी बड़ी कठिनाई है, क्योंकि वो मायावती का सपोर्ट भी लिए हुए हैं और मायावती को गालियां भी देते हैं। मेरे को लगता है इस बार वहाँ चुनाव जो है वो मायावती या अखिलेश यादव में नहीं है, वहाँ हो रहा है वहाँ भारतीय दिग्विजय सिंह में। पता नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ऐसा, मैं कह सकती हूँ डेस्टिनी ऐसी है कि वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो मैं हराने पहुंच गई। उसके बाद वो बिहार के प्रभारी बने तो वहाँ मैं लालू और राबड़ी को हरा के आ गई। अब वो यहाँ आ गए तो यहाँ भी सब काम, मतलब रही सही दिग्विजय को हराएंगे। उनकी पार्टी का वजूद। पर यहाँ झगड़ा तो ये हो गया ना, यहाँ पर झगड़ा जो उत्तर प्रदेश में तो है वो तो ये हो जाएगा ना, सांप्रदायिकतावाद और सेकुलरिज्म दोनों में झगड़ा। हम दिग्विजय सिंह सेकुलरिस्ट है और आप कम्युनल है, ये बात फैलाएंगे लोग? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ कि मैं दिग्विजय सिंह को सेकुलर कहूँ, अपने आप को कम्युनल कहूँ। जो हिंदू होगा, हिंदुत्ववादी होगा, वही सेकुलर होगा। जो हिंदुत्व का विरोधी होगा वो सेकुलर हो नहीं सकता, वो कम्युनल होगा। अब आप अयोध्या में आप भाषण करते हैं कि मंदिर वहीं बनेगा, हमारा कार्यक्रम मंदिर है, हमारा एजेंडा मंदिर है, और आपके अध्यक्ष नितिन गडकरी दूसरे दिन कहते हैं ये पोल का एजेंडा ही नहीं है हमारा। तो वहाँ भारती की एक जो बात, दोनों ने सही कहा। हमने कहा कि हम जहां रामलला बैठे हैं वहां मंदिर देखना चाहते हैं, और ये भी सही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपराध भ्रष्टाचार हमारा मुख्य मुद्दा है। दोनों बातें सही है। नितिन का भी कहना सही, मेरा भी कहना सही है। गलती से आप मुख्यमंत्री बन गए तो क्या हो, जो कल्याण सिंह के जमाने में हुआ था वही होगा? उत्तर प्रदेश में अब वहां पर मंदिर को बनाने के लिए जो जमीन केंद्र ने अधिग्रहित की हुई है, उस जमीन को वापस राम जन्मभूमि न्यास को दिया जाए, इतना ही वहां की राज्य की सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे कर रखा, जो भी हुआ तो उसको तो मानेंगे ना आप, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पहले जो जजमेंट आ चुका है उसको जिस प्रकार से लोगों ने स्वीकार किया, मुसलमानों ने और हिंदुओं ने, और जिस प्रकार से पूरे देश ने उसका अभिनंदन किया, उसके बाद ये तय हो गया कि राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण बड़े शांति से होगा। उसमें होगा, आपके एजेंडे पे है वो? नहीं, एजेंडा तो सारे हिंदुओं का है, वो नहीं पूरे देश का है। नहीं, सारे हिंदुओं, जब तक वहाँ मंदिर नहीं बनेगा। नेतृत्व तो आप नहीं कर रहे ना, आप तो कह सकते हैं कि मैं हिंदू तो हूँ ना। हाँ, हिंदू तो है, पर हिंदू का मतलब ना कि मस्जिद के आके आप मंदिर बनाते हैं, नहीं होता ना। मैं हिंदू की तरह सोचती हूँ ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। पर एक बात है, जैसे आपका मुख्यमंत्री पे कोई भी सहमति नहीं है, प्रधानमंत्री पद पर भी कोई सहमति नहीं है, आपने कह दिया अडवाणी जी बन सकते हैं, या किसी और ने कह दिया अडवाणी जी बन सकते हैं। अब यात्रा के बाद अडवाणी जी कमजोर हुए या कई जगह यात्रा ठीक भी नहीं थी, या वीक पड़ गए, या अभी भी वो कैंडिडेट आपके? मेरी अपनी राय में मैंने जितनी भी अडवाणी जी की यात्राएं देखी, इसमें सबसे अच्छी थी। तो दोबारा से प्रधानमंत्री के और मजबूत कैंडिडेट। मैं आपको बताऊं, क्योंकि अडवाणी जी ने जिस एजेंडा, देखिए
अडवाणी जी की यात्रा ने क्या कामयाबी हासिल की वो मैं आपको बता रही हूँ। अन्ना हजारे के मूवमेंट में एक बात खड़ी हो गई थी कि सारे राजनीतिक दलों को जिस प्रकार से किनारे पे किया गया, नेताओं को किनारे पे किया गया, उनको जोकर और खलनायक बना दिया गया और ऐसे लगा कि एनजीओ चलाने वाले लोग ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हो सकते हैं, बाकी और कोई हो नहीं सकता। लेकिन अडवाणी जी और जरूरत थी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए पॉलिटिकल एजेंडा पे, क्योंकि जब पॉलिटिकल एजेंडा पे आएगा तो जो पॉलिटिकल पार्टी भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा करेगी उसको पहले अपने आप को खुद साफ सुथरा साबित करना पड़ेगा। बीजेपी बहुत साफ है और ना? इसलिए नहीं, वही मैं आपको अडवाणी जी ने जिन मुद्दों पे पार्टी की यात्रा की, अंत में उन मुद्दों पे कहलवाया ना कि हमारे पार्टी के सब नेता डिक्लेयर करें कि हमारा विदेश में कोई खाता नहीं है। खाता नहीं है, एसेट्स नहीं है। अवैध ऐसे खाता तो भी, खाते में अवैध बड़ा फर्क खाता होता भी, है। खाता की बात नहीं क्यों ना, मैंने पढ़ी है अच्छे से। खाता किसी का भी हो सकता, मेरा भी हो सकता, लेकिन उन्होंने बात विदेश में खाता रखना ठीक है, एसेट रखना गड़बड़ है। अवैध धन हमारा नहीं है। अब सवाल ये कि अडवाणी जी प्रधानमंत्री दावेदार आपके हिसाब से हैं कि नहीं? वही अरे कैंडिडेट ये मुद्दा नहीं, आपको क्या हो गया प्रभु, इस देश के मीडिया को क्या हो गया? हमारी पार्टी को इस तरह से शिकार क्यों बना रहे हैं आप? कहीं प्रधानमंत्री के लिए, कहीं मुख्यमंत्री के लिए, क्या बात हुई? मैं मुद्दे पे बात कर रही हूँ जिसपे आपके अध्यक्ष ने कहा वही प्रधानमंत्री बनेगा जो चुनाव लड़ेगा, था अध्यक्ष ने एजेंडा तय किया है। आप अध्यक्ष जी से बात करिए। चले, अब यूपी का चुनाव हो रहा है, उसमें आपकी यात्रा कैसे चलती है उसके बाद आपसे फिर बात करेंगे। आप स्टूडियो में अभियान आपका कैसे चलता है, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।